चलिए भी पढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। बेटा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, और करीबन 6 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई थी और आखिरी थी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये हम लोगों ने पढ़ा था पेज नंबर 12 तक। ठीक है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन उससे पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ को करने से पहले वो थोड़ा सा होना मुश्किल है। ओके, तो देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। तो डालता हूँ मैं आज की हेडिंग बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज़। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है जी, रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है? ठीक है बेटा, ये है एक अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको लगाया गया है। ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल से लो रिएक्टिव मेटल की तरफ, इसीलिए इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब जो हाई रिएक्टिव है वो ऊपर लिखा जाएगा, जो कम रिएक्टिव है वो उससे नीचे, इससे नीचे, इससे नीचे, और नीचे वाले जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होंगे। ठीक है, तो पहला नाम जो आता है बेटा, जो सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है वो है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो होता है बेटा के। याद रहेगी आपको ये बात, और ये याद होनी भी चाहिए। उसके बाद आता है सोडियम का जो सिंबल है बेटा वो होता है Na। उसके बाद कैल्शियम, दिस इज IUM, कैल्शियम, Ca। उसके बाद आता है मैग्नीशियम, Mg। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, Al। उसके बाद आता है जिंक, Zn। उसके बाद है आयरन, Fe। उसके बाद है निकल, Na। उसके बाद है टिन, सिंबल है Sn। उसके बाद है लेड, इसका है Pb, प्लम्बम है इसका वर्ड, जिससे ये ओरिजिनेट हुआ है प्लम्बम, हम उसको लेड बुलाते हैं। फिर है हाइड्रोजन, H सिंबल है इसका। फिर है कॉपर, Cu, कॉपर। फिर है मरकरी, दिस इज Hg। उसके बाद है सिल्वर, Ag। उसके बाद है प्लेटिनम, ये है Pt। उसके बाद है गोल्ड, Au। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स की तरफ से लो रिएक्टिव एलिमेंट्स की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब जो ऊपर होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा, और जो सबसे नीचे होगा वो बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो मतलब ये जो है बेटा, दिस इज लीस्ट रिएक्टिव, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। सवाल आएगा कौन सा है? गोल्ड है, सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल गोल्ड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एरो बनाता हूँ, और इस एरो के साइड में मैं लिखता हूँ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, या केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो नीचे की तरफ कम होती चली जा रही है, ऊपर ज़्यादा है, नीचे कम है, कम है, कम है। ठीक है, ओके। एक और ख़ास बात बेटा, कॉपर से लेकर के, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, कॉपर से लेकर गोल्ड तक जो मेटल हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, ये जो हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ,
डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन, टू गिव हाइड्रोजन। मतलब ये है कि एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन नहीं देते। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को मैं काट रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे मेटल है बेटा, ये ऐसे मेटल हैं जो एसिड, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्शन, तो रिएक्शन तो शो करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो रिएक्शन शो नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा उसके अंदर। लेकिन इन केस हम आपने कंसनट्रेटेड हॉट डाल भी दिया आपने, तो आपको याद होगा कॉपर कट जाएगा था कंसनट्रेटेड हॉट एसिड से, ठीक है। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन काट दिया है। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं बेटा, ये सारे आपको याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो बता रहा हूँ, करने सारे याद हैं, सारे याद करने हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो लिखवा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे अब मैं सिर्फ सिंबल लिखूँगा, जैसे के हो गया आपका, Na हो गया आपका, ठीक है, Ca हो गया। यहाँ से देखते रहिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है जी। एल्युमिनियम हो गया आपका, एल्युमिनियम के बाद जिंक ले लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर Fe ले लीजिए, आयरन, ठीक है। फिर Pb ले लीजिए, प्लम्बम मतलब लेड ले लीजिए, ठीक है। फिर हाइड्रोजन ले लीजिए आप, उसके बाद कॉपर ले लीजिए, फिर Ag ले लीजिए सिल्वर, फिर Au ले लीजिए, ठीक है। ये आपको याद करने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनको याद करने की एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहें तो ट्रिक से याद कर लें, ठीक है। मैं इसका एक निमोनिक आपको बताऊंगा, ठीक है। एक निमोनिक आपको मैं इसका बता दे रहा हूँ, जिससे हो सकता है कि आपका याद करने में थोड़ा सा, भाई देखिए याद सभी करने हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करे बगैर नहीं रहना है, ठीक है। देखिए के से आता है केदार, एन से आता है नाथ। आपने फिल्म देखी होगी केदारनाथ, केदारनाथ का मंदिर है, वहाँ पे पूजा करने जाते हैं, ठीक है। केदारनाथ का, Ca का, केदारनाथ का माली, Mg का M ले लिया आपने, माली, केदारनाथ का माली। Al मतलब आलू, आलू। Z मतलब ज़रा, ZRA ज़रा। फीके, 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 ठीक है। इसका जो है P नहीं लेंगे, B लेंगे। बनाता, बनाता है। केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली, आलू, ज़रा, फीके, बनाता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। बस ये निमोनिक हो गया। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ और ये है आपका इसका निमोनिक याद करने का। सारे नहीं है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा याद रखिएगा, ये हाईली रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव ऊपर की तरफ है, तो हाईएस्ट रिएक्टिविटी कौन शो करेगा, जो सबसे ऊपर होगा, पोटेशियम, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगली चीज़ जो आपको पढ़नी है बेटा वो है एक रिएक्शन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल रहा हूँ पेज नंबर 14। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या मैं इसको कह सकता हूँ बेटा रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है SOLN, आप पूरा लिख लीजिएगा सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट ये है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपका मोर रिएक्टिव मेटल होगा, जो भी आपका मोर रिएक्टिव, आपको पता है कि मोर रिएक्टिव ऊपर की तरफ हुआ करते थे रिएक्टिविटी सीरीज में, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। मतलब जो तगड़ा है कमज़ोर को मार के भगा देगा, सिंपल सी बात ये है। मोर रिएक्टिव मेटल जो है हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा अपनी जगह से, किसको हटा देगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल को है, ठीक है जी। ओके, देख लेते हैं बेटा
पहला रिएक्शन हम लोग कराएंगे रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अभी आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी है, ठीक है, तो आपने वो कॉपी पे उतार ली होगी। ठीक है, अगर आपने नहीं उतारी है तो पीछे करके उसको उतार लीजिए, क्योंकि उससे ही आपको ये रिएक्शन हो पाएंगे आसानी के साथ। ठीक है, तो चलिए मैं रिएक्शन लिखता हूँ बेटा कि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रिएक्शन हम कराने वाले हैं किसके साथ, आयरन के साथ। देखते हैं क्या होता है। देखिए भाई, सबसे पहले हमको कॉपर सल्फेट चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4। CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है जी, इसका कलर याद रखिएगा बेटा, ये ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है ये, ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। कौन सा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका रिएक्शन हम किसका करने वाले हैं, आयरन के साथ। किसका, किसके साथ, आयरन के साथ। आयरन का क्या होता है भैया, सिंबल या फॉर्मूला Fe। ठीक है, और आयरन का कलर आप लोग जानते ही हैं, ग्रे। आयरन का जो कलर है बेटा वो होता है ग्रे। ठीक है जी, ओके। देखिए अब बहुत ध्यान सुनिएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का रिएक्शन अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन के साथ करेंगे तो क्या होगा। आप सोचिए कि रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉपर पहले आएगा या आपका आयरन पहले आएगा। बेटा आयरन पहले आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, बार बार तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, मुझे तो याद है, लेकिन आपके लिए मैं रिएक्शन ये दिखाता हूँ। देखिए कौन पहले आएगा, आपका आयरन या कॉपर, ढूंढते हुए चलिए। ये देखिए, आयरन आपका पहले आ गया, कॉपर तो बहुत बाद में है। ठीक है, आयरन तगड़ा है, कॉपर वीक है, तो आयरन जो है वो कॉपर को मार के भगा देगा, मतलब इसको डिस्प्लेस कर देगा। आ रही है बात समझ में आपको। तो इस तरह से होगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि आपको पूरी तरह से ये रिएक्शन समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आयरन ने बेटा कॉपर को यहाँ से हटा दिया और खुद का क्या ले लेगा, ये कॉपर की जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयरन सल्फेट। आयरन पहले क्या था, कॉपर सल्फेट, अब क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, मतलब कॉपर की जगह पे Fe आकर लग जाएगा। तो ये CuSO4 था, अब ये हो जाएगा FeSO4, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। ठीक है, FeSO4, आयरन सल्फेट। और साथ साथ में जब ये आयरन इस कॉपर को निकाल के बाहर फेंकेगा, खुद तो लग जाएगा ये यहाँ पे, तो ये बन जाएगा FeSO4 जो कि बन गया। साथ में कहाँ क्या क्या निकल जाएगा बाहर, कॉपर भी सारा यहाँ इससे अलग हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा कॉपर। साथ में आपको क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा, Cu। ठीक है, कॉपर कैसा होता है बेटा, कॉपर कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, रेड ब्राउन। अच्छा, आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है, ग्रीनिश, हल्का हल्का सा ग्रीन होता है ये, ग्रीनिश सॉल्यूशन। यहाँ पे फिर मैंने सॉल्यूशन को शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, एक रिएक्शन और देखिए बेटा इसका क्या होता है। अब मैं पूरे नाम नहीं लिखूंगा कॉपर सल्फेट की तरह। अब मैं कॉपर सल्फेट लिखना होगा तो मैं CuSO4 लिख दूंगा, और अगर मुझे आयरन सल्फेट लिखना होगा तो मैं लिख दूंगा FeSO4। ठीक है जी, चलिए तो अब देखते हैं बेटा आयरन का अगर हम कराते हैं अगला रिएक्शन, आयरन सल्फेट का करा लीजिए आप, FeSO4 आप कराइए, इसका रिएक्शन कराइए आप कॉपर के साथ। क्या होगा बेटा, क्या कॉपर उसको निकाल के बाहर फेंक दे, क्या कॉपर तगड़ा है कि आयरन तगड़ा है, सर तगड़ा तो आयरन है। ठीक है, तो क्या कॉपर इसको निकाल के बाहर फेंक पाएगा, नहीं। कितनी अटैक करेगा, कितनी नहीं फैल पाएगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। तो देखिए बेटा, जब भी आपका रिएक्शन ऐसा होगा, ठीक है, ये क्या है, आयरन सल्फेट है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना यहाँ पे, आयरन सल्फेट है ये। ठीक है, ये आपका बेचारा कॉपर है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रहा है। आगे बात समझ में। ठीक है, ये है आपका आयरन सल्फेट, ये देखिए FeSO4 आयरन सल्फेट, ये आपका कॉपर है। ठीक है, ये तगड़ा नहीं है, ये तगड़ा है, तो ये कमज़ोर है, ये मारेगा इसको, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, इस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा, नोट करके ये बात आप लिखिए, मतलब ये हुआ कि जो भी आपका लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है, वो
कैन नॉट डिस्प्लेस, वो हटा नहीं सकता, जो लेस रिएक्टिव है वो हटा नहीं सकता, कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल, कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव मेटल, वो मोर रिएक्टिव मेटल को नहीं हटाएगा, हाँ है ना, ठीक है। मतलब कि कॉपर जो है वो वीक है तो वो इसको आयरन को नहीं हटा पाएगा, क्योंकि आयरन जो है वो उससे ज़्यादा तगड़ा है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक रिएक्शन और देख लेते हैं। अगला रिएक्शन है बेटा, अगला रिएक्शन मैं करा रहा हूँ, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे पूरा। रिएक्शन ऑफ जिंक, जिंक का रिएक्शन कराएंगे Zn का, किसके साथ, मुझे कोल्ड हो गया थोड़ा सा, माफ़ कीजिएगा। जिंक किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया हम, देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का तो आपको पता ही है फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला है, CuSO4, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिखा आपने, CuSO4 आपने लिख लिया यहाँ पे। उसका रिएक्शन आपने किसके साथ किया, जिंक के साथ, Zn के साथ, ठीक है। जिंक तगड़ा है कि कॉपर, हमको पता है रिएक्टिविटी से हमने याद कर रखी है, जिंक तगड़ा है, ठीक है। तो जिंक अगर इसको मारेगा कॉपर को तो भाग जाएगा कॉपर, हाँ, क्योंकि जिंक तगड़ा है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक जो है वो SO4 के साथ आके लग जाएगा, हाँ जी आके लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, ZnSO4, मतलब जिंक सल्फेट, और साथ में क्या मिलेगा आपको, कॉपर। आई बात समझ में, ठीक है जी। अच्छा, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता था सर, ब्लू, तो यहाँ लिख दीजिए आप ब्लू। जिंक का कलर क्या होता है, सिल्वरी वाइट, ठीक है, सिल्वरी वाइट। जिंक सल्फेट का क्या होता था, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा, कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन। कॉपर वही है आपका रेड ब्राउन, ठीक है। ये देखिए दो रिएक्शन आपने किए हैं बिल्कुल अभी अभी, ठीक है। और इन दो रिएक्शन में आपने क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने करवाने की कोशिश की। तो देखिए आपने क्या किया, आपने पहले करवाया आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट हुआ तो आयरन ने कॉपर को निकाल के बाहर फेंक दिया और खुद सल्फेट के साथ आ गया, SO4 के साथ आ गया, तो बन गया आयरन सल्फेट, ठीक है। कॉपर को हमने बाहर निकाल दिया, ये आपका रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को दोबारा करवाएं और इस बार हम ले लें जो बना बनाया हमारे पास है आयरन सल्फेट, और फिर इसका रिएक्शन करवाएं कॉपर के साथ, तो भैया कॉपर इस पर अटैक करके इसको बाहर नहीं निकाल पाया, क्योंकि कॉपर वीक है, कॉपर की रिएक्टिविटी वीक है, आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो आयरन तो जाएगा नहीं, तो इसमें होगा नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से हमने करवाया कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक के साथ, ठीक है। जिंक बहुत तगड़ा है, ठीक है, तो जिंक ने कॉपर को मार के भगा दिया, ठीक है, और खुद आके लग गए यहाँ पे, तो ये बन गया ZnSO4 और कॉपर यहाँ पे अकेला बाहर निकल गया, ठीक। आपको इनके कलर याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा इसी रिएक्शन को आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए ज़रा क्या होगा फिर। दिस इज 15, देखिए बेटा इसी रिएक्शन को अगर आप उल्टा करेंगे मतलब ये है कि आपके पास जो है वो है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है, और उसका आप करवा रहे हैं कॉपर के साथ रिएक्शन, कॉपर के साथ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, देखिए जिंक सल्फेट आपने लिखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ZnSO4, उसका रिएक्शन आपने करवाया कॉपर के साथ। तो बताइए क्या कॉपर जिंक से तगड़ा है, भाई नहीं है ना, तो दोनों का आंसर क्या होगा, नो रिएक्शन, या कह सकते हैं नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मतलब कि कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर वीक है, ठीक है जी। बढ़ें अगले रिएक्शन की तरफ, चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं बेटा। अगला रिएक्शन बेटा हम लोग कराने वाले हैं जिंक का आयरन सल्फेट के साथ। तो देखिए भाई रिएक्शन ऑफ जिंक विद आयरन सल्फेट सॉल्यूशन,
ठीक है। अच्छा भाई आयरन सल्फेट आपको लिखना आता ही है, अभी आपने देखा, ठीक है। तो आयरन सल्फेट कैसे लिखेंगे बेटा, FeSO4, इसका रिएक्शन करेंगे जिंक के साथ, दैट इज Zn, और फिर ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस आयरन, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा आपको कलर भी पता है कि इसका जो है वो ग्रीनिश होता है, ठीक है। इसका जो होता है वो सिल्वरी वाइट होता है, बेटा पीछे से देख लिया कलर, ठीक है। इसका जो होता है वो कलरलेस होता है जिंक सल्फेट, ठीक है। और आयरन जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, ठीक है। बेटा देखिए यहाँ पे क्या है कि जिंक जो है वो आयरन से तगड़ा है, तो जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और ख़ुद आके यहाँ पे लग गया, तो ये बन गया ZnSO4, ये देखिए यहाँ पे, और आयरन यहाँ पे बाहर निकल गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि मैंने ZnSO4 ले लिया, ये ले लिया, और इसका रिएक्शन मैंने करवाया Fe के साथ, किसके साथ, Fe के साथ, तो क्या रिएक्शन होगा, क्या आयरन तगड़ा है या जिंक, सर जिंक तगड़ा है, अभी आपने देखा कि जिंक ने आयरन को निकाल के बाहर फेंक दिया, तो क्या आयरन जो है वो जिंक पे अटैक करेगा और जिंक को निकाल के बाहर फेंक देगा, नहीं कर पाएगा ये, तो इसलिए इसको हो जाएगा नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है जी। ये जिंक सल्फेट लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ZnSO4, SO4 मतलब सल्फेट होता है, सल्फेट, SO4 को क्या पढ़ते हैं, सल्फेट, तो उसका कुछ भी लगा लीजिए आप उसके पीछे, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा अब देखिए अगला स्टेटमेंट कि भाई ये तो बात हो गई मेटल की, नॉन मेटल के साथ क्या होता है, नॉन मेटल के साथ भी सेम यही कहानी है, मोर reactive non-metal displaces a less reactive non-metal. मोर रिएक्टिव नॉन मेटल किसको डिस्प्लेस कर देगा, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को, कहाँ से, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, देखिए इसमें से तो डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो यही कहानी नॉन मेटल के साथ भी होगी, ठीक है जी। आ रही है आपको समझ में, ओके। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मेटलर्जी। मेटलर्जी पढ़ेंगे अब हम लोग, मतलब जो हम निकालते हैं ज़मीन से मेटल्स, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, मेटलर्जी का बिल्कुल बेसिक मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। अच्छा अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, एक लाइन और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बेटा। obtaining of pure metals या pure metal from their ores is called extraction या मेटलर्जी, इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन या मेटलर्जी। बहुत ध्यान सुनिएगा बेटा, मैं कह रहा हूँ कि निकालना, प्योर मेटल निकालना, कहाँ से निकालना, ओर से निकालना, ठीक है। ओर से, ओर मतलब क्या है, एक ऐसी चीज़ होती है, और कीचड़ कह लीजिए, ज़मीन के अंदर के कोई मिट्टी कह लीजिए, कोई पत्थर कह लीजिए, कि जिसको अगर आप साफ़ करेंगे या उसको प्रोसेस करेंगे उसको, तो उसके अंदर से आपको कोई प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है किसी भी ओर से मेटल निकालते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी ओर से मेटल निकालेंगे तो उसको बोलेंगे हम एक्सट्रैक्शन या मेटलर्जी बोलेंगे उसको, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। अगली लाइन है बेटा, द कंपाउंड या द कंपाउंड्स
in the form of which the metals occur in nature are called minerals, ठीक है जी। भाई सारे आपको जो मेटल्स मिलेंगे, ठीक है, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? नेचर से मिलेंगे। लेकिन किस फॉर्म में रहते हैं वो नेचर के अंदर वो रहते हैं मिनरल्स की फॉर्म में। तो मिनरल्स से आपको क्या मिलते हैं? मेटल मिलते हैं। कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ विच द मेटल्स अकर इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल्स। मतलब ये है कि मेटल जो है वो किसकी शक्ल में, किसकी फॉर्म में रहते हैं? वो मिनरल्स की फॉर्म में रहते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। आगे बात समझ में आपको? तो मिनरल्स कैसे कहते हैं बेटा? मिनरल्स उनको कहते हैं क्योंकि जिनकी शक्ल में मेटल नेचर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगले लाइन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेटलर्जी कैसे कहते हैं और यहाँ पे मैंने आपको बताया मिनरल्स कैसे कहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ओर्स किसे कहते हैं, ठीक है। क्या फ़र्क है मिनरल्स में और ओर्स में? देखिएगा, द मिनरल्स from where metals can be conveniently, आसानी के साथ, conveniently and profitably extracted are called ores, ठीक है जी। आइए आपको बात समझ में बेटा, ओके। ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर से मेटल निकालना आसान है और सस्ता है उनको ओर्स कहते हैं। ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर से मेटल निकालना आसान है और सस्ता है उनको ओर्स कहते हैं, ठीक है जी। और मेटल जो होते हैं वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसकी फॉर्म में? मिनरल्स की फॉर्म में, ठीक है। और अगर आप मेटल निकाल रहे हैं ज़मीन से तो उसको बोलेंगे एक्सट्रैक्शन या उसको हम बोलेंगे मेटलर्जी, ठीक है, ओके। चलिए हम अब देख लेते हैं कुछ ज़रूरी मेटल्स और उनके ओर्स। तो देखिए बेटा, ये आपके सामने है सम कॉमन ओर्स। ये हैं ओर्स के नाम और ये हैं मेटल्स के नाम के इस ओर्स से आपको ये मेटल मिलेगा। देखिए, बॉक्साइट जो है उससे हमको एल्यूमिनियम मेटल मिलता है, हेमाटाइट से आयरन मिलता है, कैल्कोपायराइट से कॉपर मिलता है, जिंक ब्लेंड से जिंक मिलता है, गैलीना से प्लम्बम मतलब लेड मिलता है और सीनाबार से आपको मरकरी मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे बेटा, और मैं आपको एक लास्ट चार्ट और दिखाता हूँ ओर्स का। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है उसके अंदर, और फिर ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए भाई, इस चार्ट को ज़रा गौर से देख लीजिए, और टाइम जो है वो बहुत कम है, इसलिए ज़रा आप फोकस कर देखिएगा। देखिए भाई, हमारे पास ओर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम? ओर को पहले क्रश करते हैं, ठीक है, उसको तोड़ लेते हैं बारीक बारीक, ठीक है, उससे पाउडर बन जाता है ओर का, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं बेटा वो इस तरह से निकलेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल इस तरह से निकलेंगे, और जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल हैं वो इस तरह से आपके प्योर मेटल बनेंगे, मतलब इस तरह से प्रोसेस होंगे। देखिए, हाईली रिएक्टिव मेटल को आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। ये बड़ा याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस में बिजली का इस्तेमाल होता है, लाइट का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपका प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल में आप क्या करेंगे? आपके पास पाउडर फॉर्म में लेस रिएक्टिव मेटल और आ गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल है आपका सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर क्या होता है? लेस रिएक्टिव मेटल और होता है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे आप? हवा की मौजूदगी में, वहाँ पे हवा होनी चाहिए, रिएक्शन एयर की प्रेजेंस में होगा, हवा की मौजूदगी में, ठीक है। सल्फाइड ओर जो होता है वो मेटल ऑक्साइड में मिल जाता है, मेटल ऑक्साइड में मिलता है, मतलब मेटल होगी और उसके अंदर ऑक्सीजन होगी, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर डालेंगे कार्बन। कार्बन क्या होगा कि कार्बन सारा का सारा ऑक्सीजन ले लेगा, मतलब कार्बन जो है वो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। जैसे ही वो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, मतलब मेटल के अंदर से ऑक्सीजन निकाल लेगा, तो आपका प्योर मेटल आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के ऊपर। जैसे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल आपका हो जाएगा और हो जाएगा कार्बोनेट और
ठीक है, या सल्फाइड ओर, ठीक है। सल्फाइड ओर जो है वो आपका मॉडरेट में आता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, इसको पहले हीट करेंगे कार्बोनेट वाले को, ठीक है, और सल्फाइड वाले को भी आप हीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान दे रखना है बेटा कि यहाँ पे हवा नहीं होगी, यहाँ पे हवा की एब्सेंस में रिएक्शन होगा और यहाँ पे हवा की प्रेजेंस में। देखिए प्लस NT का मतलब है प्रेजेंट और यहाँ पे है माइनस NT का मतलब है एब्सेंट, ठीक है। तो कार्बोनेट ओर को आप हीट करेंगे, सल्फाइड ओर को आप हीट करेंगे, लेकिन कार्बोनेट ओर में आपको हवा नहीं रखनी है और सल्फाइड ओर में आपको हवा रखनी है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपका जो भी आपका मेटल है वो मेटल ऑक्साइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप बेटा, उसके बाद आपसे रिडक्शन करेंगे, मतलब मेटल के अंदर से ऑक्सीजन को हटाएंगे। तो या तो आप कार्बन का इस्तेमाल करेंगे या आप एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका प्योर मेटल बिल्कुल रेडी हो गया है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन से इस तरह से होता है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। ओके, मिलते हैं भाई अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।